माय डियर स्टूडेंट, मैं आज क्लास 10th का फिजिक्स लेके उपस्थित हूँ। यह पहला चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। आज हम लोग जो है इसमें मॉडल प्रश्न देखेंगे। यह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें जो है 4 विकल्प है। हम लोग को यह चुनना है कि इनमें से कौन सा विकल्प है सही होगा। और यह प्रश्न जो है एग्ज़ाम के व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में 50% क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस वाले रहते हैं। तो आइए इसमें हम लोग जो है आज पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। इसका ऑप्शन ए दिया हुआ है समतल, बी में है अवतल और सी में है उत्तल, डी में है समतल तथा उत्तल यानी दोनों। इसमें देखिए कह रहा है कि किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कि जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। तो यहाँ पे हम लोग यह जानते हैं कि समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, हमेशा समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। और ऑप्शन बी में जो हम लोग देख रहे हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, आभासी और वास्तविक दोनों। लेकिन ऑप्शन सी जो आप लोग देख रहे हैं यह उत्तल दर्पण है, इसमें भी हमेशा जो है आभासी प्रतिबिंब बनता है। इस तरह हम लोग जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। लेकिन जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ऑप्शन डी, इसमें समतल तथा उत्तल दोनों दिया हुआ है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन डी जो है सही आंसर होगा, यानी समतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों दर्पण में हमेशा जो है आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब इसके बाद हम लोग जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में है कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। मतलब समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा उसका जो है नेचर क्या होगा, नेचर बताना है हम लोग को। इसमें ऑप्शन ए में देख रहे हैं कि वास्तविक बनेगा, समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। और ऑप्शन बी में देख रहे हैं कि वास्तविक तथा सीधा दोनों है, तो ये भी जो है वास्तविक दिया हुआ है बी में भी, इसलिए बी भी जो है हम लोग का गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में देख रहे हैं कि वास्तविक और उल्टा, ये भी गलत हो गया। और ऑप्शन डी में क्या है, आभासी तथा बराबर। तो इस तरह हम लोग जो देख रहे हैं कि ऑप्शन ए, बी और सी तीनों जो है गलत है, गलत ऑप्शन है। और डी जो है हम लोग का जो है सही है, डी इसका जो है आंसर जो हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हम लोग जो देखते हैं, कह रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की है। ऑप्शन ए में है आधी होती है, ऑप्शन बी में है कि दुगुनी होती है, और ऑप्शन सी में है कि तिगुनी होती है, ऑप्शन डी में है कि चौथाई होती है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि गोलीय दर्पण में जो फोकस दूरी होता है, फोकस दूरी एफ, ये जो है वक्रता त्रिज्या का आधी होता है। यानी वक्रता त्रिज्या का फोकस दूरी क्या होता है, आधी होता है। इसको हम लोग जो 2 तरह से बोल सकते हैं। एक तो यह भी बोल सकते हैं कि ये जो वक्रता त्रिज्या है फोकस दूरी का 2 गुना होगा, या फिर फोकस दूरी क्या होगा, वक्रता त्रिज्या का आधी होगा। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी की बात कर रहा है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, तो इस तरह जो है हम लोग इसके हिसाब से क्या होगा, वक्रता त्रिज्या का आधी हो जाएगा। यानी जो है हम लोग का ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन बी भी गलत हो गया और ऑप्शन सी भी गलत, डी भी गलत हो जाएगा। अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन नंबर जो है 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में करा कि प्रकाश तरंग उदाहरण है। मतलब प्रकाश तरंग किसका जो है उदाहरण है, ध्वनि तरंग का उदाहरण है, ऑप्शन ए में दिया है। ऑप्शन बी में करा कि विद्युत चुंबकीय तरंग का है, और ऑप्शन सी में कहा कि पराबैंगनी तरंग का है। ऑप्शन डी में करा कि प्राश्रव्य तरंग का है। तो हम लोग ये लिखाए हैं आप लोग को प्रकाश के परिभाषा में कि ये जो प्रकाश है ये एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है।
इस तरह जो है इसका जो है प्रश्न जो है 4 का ऑप्शन जो है बी जो है सही हो गया, बी ऑप्शन। और आगे देखते हैं अगला जो है प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जो है दर्पण सूत्र होता है, तो दर्पण सूत्र का जो है इसमें भी जो ऑप्शन दिया हुआ है कि जैसे पहला ऑप्शन ए में हम लोग देख रहे हैं कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, और जो है ये बी में है कि 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v। सी में हम लोग देख रहे हैं कि 1/f प्लस 1/v बराबर 1/u। डी में है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो दर्पण सूत्र आप लोग को जो है याद ही होगा, ये जो है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये जो है ऑप्शन डी हम लोग का जो है सही जो आंसर होगा। और आगे देखिए आगे क्या कर रहा है अगला प्रश्न में, गोलीय दर्पण में फोकसांतर। फोकसांतर का अर्थ यहाँ पे हो गया फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध हम लोग को जो देखना है। इसमें देखिए ये जो प्रश्न है ये एग्ज़ाम के व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये बिहार बोर्ड 2013 में इसको जो है पूछा गया है। तो हम लोग को जो है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध देखना है। तो इसमें तो ऑप्शन ए में देख रहे हैं कि r बराबर 2r, ये तो ऑप्शन जो गलत हो गया, r बराबर 2r ये जो है। अब ऑप्शन जो है बी में करा कि फोकस दूरी जो है त्रिज्या का जो है बराबर होता है, ये भी गलत है। और ऑप्शन सी में क्या है कि f बराबर r/2, ये ऑप्शन जो है सी सही है, क्योंकि अभी अभी आप लोग जो है पिछला जो है प्रश्न हम देखे थे कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, ये 3 नंबर में आप लोग पढ़े थे कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इस तरह भी जो है यहाँ पे हम लोग ये ऑप्शन जो है सी हम लोग जो है सही कह सकते हैं कि ऑप्शन सी क्या हो गया कि f बराबर क्या होगा r/2। ये जो हम जो है आप लोगों को पिछला वीडियो में प्रूव्ड करके भी जो दिए हैं। आपको यदि जो है f बराबर r/2 प्रूव्ड करना है तो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे जो है वीडियो देख लेंगे f बराबर r/2 कैसे जो है सिद्ध होता है। अब आगे आइए, आगे जो है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब। गोलीय दर्पण का मतलब यहाँ पे आप लोग थोड़ा समझिए कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। एक होता है अवतल दर्पण और जो है दूसरा होता है उत्तल दर्पण। कहा कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, यानी आवर्धन इसका जो है m के बारे में बोल रहा है क्या, m जो है माइनस में है, ऋणात्मक है। आवर्धन ऋणात्मक है तो प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा। अब यहाँ पे देखिए कि यदि आवर्धन ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब जो है प्रतिबिंब क्या होगा कि उल्टा होगा। और यहीं पे यदि जो है आवर्धन जो है पॉजिटिव होता, धनात्मक होता, तब हम लोग क्या कहते कि जो है प्रतिबिंब क्या होगा कि सीधा होगा। आइए हम लोग जो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है कि उल्टा होगा, बी में कह रहा है कि सीधा होगा, सी में कह रहा है कि सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी, डी में कह रहा है कि इनमें से सभी गलत है। अभी अभी हम जो आप लोगों को बताए कि जब आवर्धन ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब क्या होगा कि उल्टा होगा। इस तरह भी आप लोग जो है देख सकते हैं कि जो है जैसे कि ये जो है प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई यदि ए बी है, इसका जो है हेड ऊपर है, ये अगर जो है पॉजिटिव एज हो गया और जो है प्रतिबिंब यदि जो है नीचे जा रहा है, उल्टा बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, तब क्या होगा कि ये A' B', इसको हम लोग जो H बोलते हैं, ये क्या हो जाएगा कि माइनस में हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जो है चिन्ह परिपाठी में भी जो पढ़े हैं कि जो है ऊपर की दिशा में, मुख्य अक्ष से ऊपर की दिशा में लंबवत मापी गई दूरी धनात्मक और मुख्य अक्ष से नीचे लंबवत मापी गई दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अब देखिए, अब हम लोग को आवर्धन देखना है, तो आवर्धन बराबर क्या होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बाई वस्तु की ऊंचाई, तो ये माइनस H' बाई क्या हो जाएगा कि ये H हो जाएगा। तो ये कितना आया, आवर्धन आ गया है ऋणात्मक। तो जब आवर्धन यहाँ पे ऋणात्मक हुआ तो आप लोग अभी क्या देखे कि प्रतिबिंब क्या है कि उल्टा है। प्रतिबिंब यदि सीधा रहता है तो आवर्धन जो है क्या आता है, धनात्मक आता है। इस तरह हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि आवर्धन का मान ऋणात्मक है, इसलिए जो है प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा ही होगा। और अगर जो है आवर्धन का मान जो है धनात्मक होता तो प्रतिबिंब क्या होता कि जो है सीधा बनता। अगला प्रश्न हम लोग जो है देखते हैं, ये प्रश्न नंबर 8 है
इसमें कह रहा है कि सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। मतलब यहाँ पे यह है कि हम लोग जो है सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है कि अवतल दर्पण का, बी में है कि उत्तल दर्पण का, और सी में कह रहा है कि समतल दर्पण का, डी में है परावलयिक दर्पण का। अब देखिए सोलर कुकर में हम लोग जो है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है कि प्रकाश को केंद्रित करता है, जिससे क्या होता है कि सोलर कुकर का जो पृष्ठ होता है वो जो है गर्म हो जाता है और खाना जो है पकाने में जो है सुविधा होता है। इस तरह हम लोग जो है 8 का जो है ऑप्शन ए जो है हम लोग सही जो है टिक करेंगे। आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर जो है 9 देखते हैं। 9 में कह रहा है कि मोटर चालक के सामने दर्पण या उसको हम लोग क्या बोलते हैं साइड मिरर लगा होता है। ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रायः जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि जो है मोटर गाड़ी में, ट्रक में, कार में, बस में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं। तो हम लोग जो है साइड मिरर के रूप में जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्यों उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं? क्योंकि हम लोग यह जानते हैं कि उत्तल दर्पण में क्या होता है कि हमेशा जो है सीधा और जो है छोटा प्रतिबिंब बनता है, जिससे क्या होता है कि यह उत्तल दर्पण बड़ा जो है विस्तृत क्षेत्र को जो है ये दिखा देता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसका और भी नाम है, कभी कभी एग्जाम में यह भी देता है कि पीछे देखने का आईना। इसका नाम यह भी है पीछे देखने का आईना। इसमें हम लोग जो है किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो यही आंसर होगा उत्तल दर्पण। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, उत्तल होता है, अवतल होता है, समतल होता है, उत्तल और अवतल दोनों होता है। तो हम लोग जो है सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। ये भी जो है इसका भी जो हम जो वीडियो बनाए हैं, हम जो है यह लिखा है वीडियो में बताए हैं कि जो है अवतल दर्पण के उपयोग, उसमें जो है हम अवतल दर्पण का जहाँ जहाँ उपयोग होता है सारा जो है उसका जो है आंसर जो है लिखा चुके हैं। आप लोग जो है चाहें तो जो है प्लेलिस्ट से उसको भी जो है देख सकते हैं वो वीडियो भी। आगे देखिए, आगे प्रश्न है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। मतलब ये हुआ कि प्रकाश की किरण जो है आगे बढ़ती है, या प्रकाश की किरण क्या होता है कि चलती है। तो प्रकाश की किरण जो है किस तरह जो चलती है, किस पथ पे चलती है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है कि सीधी रेखा में, बी में कह रहा है कि टेढ़ी रेखा में, सी में है कि किसी भी दिशा में, डी में है ऊपर युक्त सभी। तो हम लोग ये जो है परिभाषा में आप लोग को लिखाए हैं कि प्रकाश की किरण क्या करता है कि हमेशा जो है सीधी रेखा में गमन करती है। इस तरह हम लोग जो है 11 का जो है ऑप्शन ए जो है टिक करेंगे, यानी जो है क्या आंसर होगा 11 नंबर में कि प्रकाश की किरण जो है सीधी रेखा में गमन करती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। यह क्वेश्चन देखिए कितना जो है इम्पोर्टेंट है। ये बिहार 2012 सी का मतलब हो गया कि जो है कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम। फिर कह रहा है कि 2015 ए का मतलब एनुअल हुआ वार्षिक एग्ज़ाम। फिर कह रहा है कि 2015 सी मतलब हो गया कि 2015 में कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम। यानी जो है इस क्वेश्चन को जो है बार बार जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। इस तरह जो है इस पे जो है आप लोग खास ध्यान देंगे। यह क्वेश्चन है कि परावर्तन के कितने नियम है। तो हम आपको यह लिखाए हैं कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम ये है कि आपतित किरण, देखना है तो आप लोग देख सकते हैं कि ये कोई परावर्तक सतह है, ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण हम लोग बना लिए। इसमें क्या है कि ये आपतित किरण है और ये जो है परावर्तित किरण है। अब बीच में हम लोग क्या डालते हैं, ये अभिलंब डालें, नॉर्मल। तो अब आप लोग ये देखते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा ये जो है अभिलंब तीनों एक ही सतह पर हैं। ये जो है इसका जो है पहला नियम है। दूसरा नियम यह है कि ये जो आपतन कोण है यह परावर्तन कोण के बराबर होता है। इस तरह जो है हम लोग जो है कह सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो इसका जवाब क्या होगा कि जो है 2 नियम हैं।
ऑप्शन ए में करा कि एक नियम, ये भी गलत। बी में 2 नियम, ये सही हो जाएगा। और ऑप्शन सी में जो करा कि 3, ये गलत है। डी में 4, ये भी गलत है। तो इसका जो है ऑप्शन बी हम लोग जो है सही मानेंगे। ऑप्शन बी में कितना है? 2। आगे हम लोग जो है देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 13। इसमें करा कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए। आप लोग जो है समतल दर्पण ऑप्शन ए में दिया है, बी में है कि अवतल दर्पण, और सी में है उत्तल दर्पण, और डी में है इनमें से कोई नहीं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जो है समतल दर्पण में क्या होता है कि सीधा प्रतिबिंब बनता है और वस्तु के जो है बराबर ही बनता है। लेकिन जब हम लोग बी ऑप्शन देखते हैं, बी में है अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में क्या होता है कि जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तब उसका जो है बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और ये जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा और जो है छोटा जो है प्रतिबिंब बनता है। और ऐसा भी होता है कि अवतल दर्पण के जब हम लोग जो है फोकस पर जब किसी वस्तु को रखते हैं तो इसका भी जो है प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता है। तो यहाँ पे हम लोग जो कह सकते हैं कि 13 का जो है ऑप्शन जो है बी, ये सही होगा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है कि बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यह क्वेश्चन भी देखिए बिहार बोर्ड 2011 कंपार्टमेंटल में जो है पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 14। इसमें क्या है? इसमें है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। आइए ये क्वेश्चन देखिए कितना इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि बिहार बोर्ड 2015 ए एनुअल में पूछा है, 2016 में भी इसको जो पूछा है। कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता कैसा होता है? वास्तविक होता है या काल्पनिक होता है? इसी में करा कि ए और बी दोनों का मतलब यह है कि वास्तविक भी होता है, काल्पनिक भी होता है। और डी में करा कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है सही आंसर क्या होगा? बी होगा, क्योंकि जो है समतल दर्पण में अभी आप लोग को जो है पिछला क्वेश्चन में भी बताए हैं कि समतल दर्पण में क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। समतल में भी काल्पनिक बनता है और जो है उत्तल दर्पण में भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इस तरह ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है बी सही होगा। आइए जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 जो है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। यह क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, VVI है। ये देखिए 2011 एनुअल में है, 2015 एनुअल में है, 2016 एनुअल में है, 2017 एनुअल में है। इस तरह जो है इसको 4 साल ये जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे देखिए क्या है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। ऑप्शन ए में है समतल, बी में है उत्तल, और सी में है अवतल दर्पण। हम आप लोग को जो है इसका जो है वीडियो भी जो है बना दिए हैं, जो प्ले लिस्ट से आप देख सकते हैं। दाढ़ी बनाने में हम लोग जो है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अच्छा, आखिर हम लोग जो है अवतल दर्पण का ही उपयोग दाढ़ी बनाने में क्यों करते हैं? इसका जो है उत्तर सुनिए कि जब हम लोग जो क्या करते हैं कि अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच किसी वस्तु को रखते हैं तो वह क्या होता है कि उस वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। इसलिए हम लोग जो है अवतल दर्पण का उपयोग क्या करते हैं? दाढ़ी बनाने में करते हैं। और इसको जो है हम लोग हजामती दर्पण भी बोलते हैं। यदि यहाँ पे क्वेश्चन रहता कि हजामती दर्पण में हजामती दर्पण के लिए कौन सा उपयुक्त है, तो वही होता अवतल दर्पण होता। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन कह सकता था कि हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं। इसका भी जवाब आप लोग को अभी हम जो है बताए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। अभी हम आपको जो है प्रकाश के परावर्तन का जो है 2 नियम बताए। इसमें क्या कह रहा है कि ऑप्शन ए में कह रहा है कि आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण का। बी में क्या है कि परावर्तन कोण अपवर्तन कोण से तो कोई मतलब नहीं है प्रकाश के परावर्तन में, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन में 2 ही कोण बनता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण। सी में देखिए आपतन कोण बराबर विचलन कोण से मतलब नहीं है, यानी इसका जो ऑप्शन ए सही होगा, आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण का। यानी अभी आप लोग को हम ये जो फिगर बनाए थे तो इसमें ये जो कोण आई है इसी का नाम है आपतन कोण, और ये जो देख रहे हैं कोण आर इसी का नाम है परावर्तन कोण। तो इसमें क्या होता है कि ये आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण का।
इस प्रकार हम लोग जो है ऑप्शन ए जो है सही जो है चुनेंगे कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। और आगे देखिए हम लोग जो है देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि दंत विशेषज्ञ, मतलब ये हुआ कि दांत का डॉक्टर कहिए या चिकित्सक कहिए, डेंटिस्ट कहिए, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। ऑप्शन ए में है समतल दर्पण, बी में है अवतल दर्पण, सी में है उत्तल दर्पण, डी में है इनमें से सभी। तो ये दंत विशेषज्ञ द्वारा दांत देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करता है। यहाँ पे जो है आप लोग इसको भी समझिए, हम जो है आप लोग को लिखा चुके हैं कि डॉक्टर द्वारा दांत का, आँख का, नाक का, कान का जांच में अवतल दर्पण का उपयोग करता है। इसका कारण भी यहाँ दिया हुआ है क्योंकि जो है ये प्रतिबिंब मरीजों का दांतों का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए क्या करता है अवतल दर्पण का उपयोग दंत विशेषज्ञ जो है करते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या कह रहा है 18 में कि गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है, वक्रता त्रिज्या कहलाता है, प्रधान अक्ष कहलाता है, या गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो इसका जो है ऑप्शन बी सही होगा, वक्रता त्रिज्या। ये क्या होगा, वक्रता त्रिज्या होगा। यह क्वेश्चन भी 2018 एनुअल में जो है पूछा हुआ है। अब क्या है कि क्वेश्चन नंबर जो है 19, इसमें क्या करा है कि एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा, मतलब ये हुआ कि उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन ए में है वास्तविक और हासित, ऑप्शन बी में है काल्पनिक और हासित, और ऑप्शन सी में है वास्तविक और आवर्धित, और ऑप्शन डी में है काल्पनिक और आवर्धित। तो यहाँ पे समझिए कि उत्तल दर्पण में हमेशा जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और जो है छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन ए में वास्तविक दिया है, तो इसलिए ये क्या हो गया कि ऑप्शन ए जो है गलत हो गया। ऑप्शन बी में देखिए काल्पनिक और हासित है, तो ऑप्शन बी जो है इसका जो है सही होगा। और ऑप्शन सी में कह रहा है कि वास्तविक और आवर्धित, वास्तविक का मतलब उल्टा हो गया और आवर्धित का मतलब हो गया बड़ा, तो ये भी जो है ऑप्शन सी भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन डी में हम लोग क्या देखते हैं, काल्पनिक और आवर्धित। काल्पनिक तो ठीक है लेकिन आवर्धित का मतलब हो गया बड़ा, तो उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए आवर्धित के चलते ऑप्शन डी भी जो है क्या हो गया कि गलत हो गया। इसका जो है ऑप्शन बी जो है सही होगा, काल्पनिक और जो है हासित। अब हम लोग जो है अगला जो है क्वेश्चन नंबर जो है 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या है कि 20 में है ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाते हैं कहे जाते हैं। तो उस पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे जिससे क्या होगा कि आसानी से प्रकाश की किरण पार कर जाएगा। जैसे कि इसमें आप लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन ए में क्या है कि पारदर्शी पदार्थ है, ऑप्शन बी में क्या है कि अपारदर्शी पदार्थ है, ऑप्शन सी में क्या है कि पारभासी पदार्थ है, और ऑप्शन डी में जो है बटर पेपर है। आप लोग को हम पढ़ाए थे कि प्रकाश के पारदर्शिता के आधार पे पदार्थ जो है 3 प्रकार का होता है, एक पारदर्शी पदार्थ, दूसरा अपारदर्शी पदार्थ और तीसरा पारभासी पदार्थ। तो पारदर्शी पदार्थ में क्या होता है कि प्रकाश की किरण एक ओर से दूसरी ओर चले जाता है, लेकिन अपारदर्शी पदार्थ में क्या होता है कि प्रकाश की किरण इससे जो है पार नहीं कर पाता है, गुजरता नहीं है। और ऑप्शन सी में जो देख रहे हैं पारभासी पदार्थ है, ये ऐसा पदार्थ है जिससे प्रकाश का किरण अंशतः गुजर सकता है, मतलब प्रकाश के किरण का कुछ ही भाग जो है आर पार जाता है, इसलिए जो है सी भी गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा। इसका जो है ऑप्शन ए सही होगा, पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ से क्या होता है कि प्रकाश का किरण जो है गुजर जाता है। अब देखिए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इसमें क्या करा है कि हमारी आँख जो देख सकते हैं,
सकती हैं वे वस्तुएं होती हैं। वो कैसा वस्तु होता है? दीप्त वस्तु होता है, प्रदीप्त वस्तु होता है, दीप्त या प्रदीप्त दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। इस तरह हम लोग जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग का आँख जो है दीप्त या प्रदीप्त दोनों वस्तु को जो है देख सकता है। ये जो है ऑप्शन सी सही होगा, दीप्त या प्रदीप्त। अब आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है, यदि किसी बिंब हम लोग यहाँ पे बोलेंगे वस्तु को, ऑब्जेक्ट को बिंब बोलेंगे। बिंब का प्रतिबिंब हो गया इमेज। यदि किसी वस्तु का इमेज क्या होगा? इमेज का आवर्धन ऋणात्मक है। अभी हम लोग जो है पढ़े थे कि किसी वस्तु का जो है आवर्धन ऋणात्मक था, तो वह प्रतिबिंब कैसा था? उल्टा बना था। ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? ये इस तरह का क्वेश्चन अभी हम जो पढ़े हैं, वास्तविक और उल्टा होगा। इसमें देखिए बी में क्या है कि वास्तविक और सीधा। वास्तविक सीधा तो एक साथ हो ही नहीं सकता है, वास्तविक होगा तो उल्टा होगा ही। आभासी और सीधा, सीधा इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो है ऋणात्मक की आवर्धन क्या है? ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक में तो उल्टा होता है। आभासी और उल्टा, आभासी उल्टा भी एक साथ नहीं होगा, आभासी होगा तो यहाँ सीधा होगा। इस तरह हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये ऑप्शन ए सही होगा, वास्तविक और उल्टा। आप लोग को हम बोले थे कि जब भी जो है आवर्धन ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब क्या होगा? कि उल्टा होगा, और अगर आवर्धन क्या होगा? धनात्मक होगा, तो प्रतिबिंब क्या होगा? कि सीधा होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कह रहा है कि किसी दर्पण के सामने आप चाहें जितनी दूरी पर खड़े हों, है ना, आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। संभवतः वह दर्पण है। मतलब ये हुआ कि किसी दर्पण के सामने आप खड़े हैं और आपका प्रतिबिंब क्या हो रहा है? कि सीधा बन रहा है। तो ए में करा कि केवल समतल में सीधा बनेगा, बी में करा कि केवल अवतल में सीधा बनेगा। अवतल में देखिए दोनों बनता है, सीधा भी बनता है और उल्टा भी बनता है। अवतल दर्पण में क्या होता है कि जब दर्पण के आप ध्रुव और फोकस के बीच रहेंगे तब सीधा बनेगा, लेकिन जैसे ही जो है ध्रुव फोकस से जो है दूर जाएंगे या ध्रुव से दूर जाते जाएंगे तब क्या होगा? कि इसका जो है प्रतिबिंब उल्टा बनता है। करा कि केवल जो है उत्तल, और डी में करा है कि समतल या उत्तल। इस तरह हम लोग जो है देख रहे हैं कि समतल दर्पण में भी जो है प्रतिबिंब सीधा बनता है और उत्तल दर्पण में भी प्रतिबिंब सीधा बनता है। इस प्रकार हम लोग का ऑप्शन जो है डी ही इसका जो है सही ऑप्शन होगा। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 24 में जो है जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? इसमें कहा कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी। तो ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बन रहा है और सीधा बन रहा है, वस्तु से बड़ा पाया गया है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? देखिए यहाँ हम आप लोग को जो है पहले ही बता चुके हैं कि समतल दर्पण में जो है हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल में हमेशा जो है सीधा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अवतल दर्पण जो है इसमें जो है एक कंडीशन में सीधा प्रतिबिंब बनता है, बाकी जो है स्थिति में जो है उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वह एक कंडीशन क्या है? वह एक कंडीशन है कि जब अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच किसी वस्तु को रखते हैं तब उसका जो है सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ अवतल में सीधा बना है, सीधा प्रतिबिंब आभासी बना है, तो ऑप्शन ए में देखिए मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, ये गलत हो गया। बी में देखिए वक्रता केंद्र पर, ये भी गलत हो गया, क्योंकि वक्रता केंद्र पर अवतल दर्पण के किसी वस्तु को रखेंगे तो उसका क्या होगा? कि वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और जो है ये आपका जो है वस्तु के ही बराबर बनेगा। वक्रता केंद्र से परे ये भी हटाइए। ये करा कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, अभी अभी हम लोग जो बोले थे कि दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तो इसका क्या होगा? कि सीधा प्रतिबिंब बनेगा और आभासी बनेगा। तो इस तरह ऑप्शन जो है डी जो है 24 का जो है सही हो गया। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर जो है 25 देखते हैं। इसमें करा कि निम्न में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? मतलब किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब हम लोग जो है प्राप्त कर सकते हैं, वास्तविक करना है। तो देखिए उत्तल दर्पण में तो हमेशा जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है,
समतल दर्पण में भी काल्पनिक बनता है। सिर्फ जो है अवतल में हम लोग वास्तविक प्राप्त कर सकते हैं। अवतल में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो है यहाँ पे वास्तविक बोला है, इसलिए ये क्या होगा, अवतल ही होगा। अवतल दर्पण में हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 26, इसमें कह रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। जैसे ही उत्तल दर्पण का बात आया, आप लोग जो है समझ जाइए कि इसमें क्या होगा कि प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। तो ऑप्शन ए में क्या है कि सीधा है, ऑप्शन बी में है उल्टा। उल्टा जैसे आया, उत्तल दर्पण में उल्टा नहीं बनता है। सीधा और उल्टा भी ये गलत है। अवतल में दोनों बनता है, सीधा उल्टा दोनों किस में बनता है, अवतल में बनता है। उत्तल में हमेशा सिर्फ सीधा बनता है। इसलिए डी में क्या, इनमें से सभी गलत। ये ऑप्शन डी भी नहीं होगा, इसका ऑप्शन जो है ए सही होगा। उत्तल दर्पण में क्या होगा, प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 27 जो है देखने के लिए जा रहे हैं। 27 में कह रहा है कि अवतल दर्पण में आवर्धित का मतलब हो गया बड़ा। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। यह क्वेश्चन अभी अभी हम लोग जो है पढ़े। क्वेश्चन नंबर जो है 24 में कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु स्थिति कहाँ होगा, ध्रुव तथा फोकस के बीच। तो अब आइए यही क्वेश्चन यहाँ पे भी है, सिर्फ जो क्या क्या है इसका जो है लैंग्वेज को बदल के जो है लिखा गया है और कोई बात नहीं है। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है, तो हम लोग जैसे फोकस पर ये नहीं होगा, फोकस के अंदर ये हो सकता है, वक्रता केंद्र से परे ये भी नहीं होगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच ये भी नहीं होगा। तो यह क्या होगा कि फोकस के अंदर। फोकस के अंदर का मतलब ही हो गया कि फोकस के अंदर तो ध्रुव और फोकस के बीच होगा, इसलिए जो है दूसरा भाषा में इसको जो लिखा है इस तरह, जो ऑप्शन बी हम लोग जो है सही कहेंगे। अब जो है क्वेश्चन नंबर 28, इसमें हम लोग देखते हैं ये क्या है। 28 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण। प्रकाश तरंग का उदाहरण है कौन तरंग का, ध्वनि तरंग का है उदाहरण, विद्युत चुंबकीय तरंग का है, पराबैंगनी तरंग का है, और जो है पराश्रव्य जो है तरंग का है। तो अभी भी हम लोग जो है इस प्रकार का एक क्वेश्चन पहले देखे थे कि प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है, विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग। इसको जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्या है कि क्वेश्चन नंबर 29, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, ये हम लोग को जो है याद कर लेना है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये ऑप्शन ए जो है सही है। ऑप्शन बी में क्या है, 3 × 10⁸ cm पर सेकेंड, यहाँ cm नहीं होगा इसलिए गलत हो गया। ऑप्शन सी में देख रहे हैं 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, ये किलोमीटर नहीं होगा, किलोमीटर के चलते ये जो गलत हो गया। डी में देखिए 3 × 10⁸ mm पर सेकेंड, ये भी गलत। यानी जो है इसका जो है सही ऑप्शन होगा 29 का ए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका जो है 29 का ऑप्शन जो है ए हम लोग जो है सही बोलेंगे। और ये भी जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, ये भी एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आइए हम लोग जो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 30 में कह रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, फिर वही बात हो गया, इसका जो और भी नाम है काल्पनिक प्रतिबिंब कहिए या आभासी प्रतिबिंब कहिए, ये जो होता है हमेशा सीधा होता है, बिल्कुल सही, ये सही लग रहा है। बी में क्या होता है ओंधा होता है, सी में क्या कह रहा है उल्टा होता है, डी में तिरछा। ऐसा नहीं होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। इस तरह हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 30 का क्या देख रहे हैं कि ऑप्शन ए सही हो गया। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें क्या है, इसमें कह रहा है 31 में कि किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, वस्तु का मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया और आवर्धित का मतलब हो गया बड़ा, काल्पनिक या आभासी है ना, प्रतिबिंब बनता है। तो बड़ा भी होगा और जो है काल्पनिक भी होगा। यहाँ पे देखिए उत्तल दर्पण में क्या होता है, काल्पनिक तो होता है लेकिन छोटा होता है, इस तरह उत्तल भी हम लोग का यहाँ कैंसिल हो जाएगा। और अवतल में क्या है कि काल्पनिक भी बनता है और बड़ा भी बनता है। कब बनता है, जब वस्तु को हम लोग ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं। और यह समतल दर्पण में क्या होता है, बराबर होता है।
इस तरह जो है हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसका जो है ऑप्शन ए सही होगा 31 का, कि अवतल दर्पण होगा इसका आंसर। अब हम लोग जो 32 देखते हैं, 32 में क्या है कि संयुग्मी फोकस संभव है केवल किस में, उत्तल दर्पण में, या ऑप्शन बी में देखिए अवतल दर्पण में, ऑप्शन सी में देखिए समतल दर्पण में, ऑप्शन डी में साधारण कांच में। तो ये 32 जो है इसका जो है ऑप्शन बी सही होगा। अवतल दर्पण में क्या होता है कि संयुग्मी फोकस संभव है किसमें, केवल अवतल दर्पण में। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 33 जो है देखते हैं। ये जो 33 क्वेश्चन नंबर है, इसमें क्या करा है कि यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर, वस्तु को हम लोग कहाँ रखे हैं, दर्पण के सामने रखे हैं और नज़दीक में रखे हैं, तो प्रतिबिंब सीधा बने, सामने रखते हैं और प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा बनता है। किंतु दूर रखने पर क्या होता है कि उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु को क्या करते हैं कि दूर ले जाते हैं तो प्रतिबिंब जो है उलट जाता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो वह दर्पण कैसा होगा, तो वह दर्पण अवतल होना चाहिए। इसलिए अवतल होना चाहिए क्योंकि आप लोग को हम पढ़ाए हैं कि जो है किसी वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखिएगा तो क्या होगा, प्रतिबिंब सीधा बनेगा दर्पण के पीछे। लेकिन जैसे ही दूर लेके जाइएगा तो प्रतिबिंब क्या होगा कि जो हमेशा वास्तविक बनेगा। इस तरह जो हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या रखें, निकट में रखते हैं तो सीधा बनता है, दूर ले जाते हैं तो वो उलट जाता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो इस तरह क्या होगा 33 का, ये हमको ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है 33 का। 34 में हम लोग जो अब आते हैं, 34 जो क्वेश्चन है इसमें क्या करा है, इसमें करा है कि यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख, वस्तु को क्या किए, एक दर्पण के सामने हम लोग जो रखे, किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है, तो वह दर्पण होगा, वह दर्पण उत्तल होगा। क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा जो है वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और जो छोटा बनता है। और जैसे जैसे हम लोग जो है उत्तल दर्पण से किसी वस्तु को दूर लेके जाते हैं तो वैसे वैसे उस वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के फोकस की ओर खिसकता जाता है और प्रतिबिंब छोटा होता जाता है। तो इस तरह हम लोग जो यहाँ पे ऑप्शन ए में है समतल दर्पण, ये भी गलत हो गया। बी में उत्तल है, सी में अवतल है, सी भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि यहाँ कर वस्तु को दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर, चाहे नज़दीक में रखिए दूर में रखिए, हमेशा क्या बनता है, सीधा ही बनता है। तो ये क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। उत्तल में हमेशा क्या होता है, दूर में नज़दीक में, लेकिन जो है प्रतिबिंब जो है सीधा बनता है। अब जो है 35 क्वेश्चन नंबर जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 35, इसमें करा कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनता है, ये गलत है। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, ये भी गलत। ध्रुव तथा फोकस के बीच, ये सही है, कहीं बन सकता नहीं। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब ध्रुव और जो है फोकस के बीच ही बनता है। इस तरह जो है ऑप्शन जो है सी जो है क्या होगा, सही होगा। और जो है हम लोग देखते हैं आगे, करा कि 36 नंबर, किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु क्या करता है, प्रकाश को अवशोषित करता है, परावर्तित करता है, अपवर्तित करता है, परावर्तित या अपवर्तित दोनों करता है। देखिए किसी वस्तु को हम लोग जो है तब देखते हैं जब क्या होता है कि वस्तु से प्रकाश की किरण परावर्तित होकर हम लोग का जो है आँख पर पड़ता है, और आँख में हम लोग का क्या होता है, आई होल होता है, नेत्र छिद्र जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा क्या होता है कि वह प्रकाश हम लोग का नेत्र में प्रवेश करता है, और वहाँ पे होता है एक उत्तल लेंस होता है, उस लेंस से उसका जो है अपवर्तन होता है प्रकाश का, और जिससे क्या होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। तब हम लोग जो क्या करते हैं, देखने का अनुभूति करते हैं, यानी प्रकाश परावर्तित करेगा तब। तो इस तरह हम लोग जो देखते हैं कि ये जो है 36 नंबर जो है क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो रहा है। और ये जो है 37 नंबर हम लोग जो क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा कि किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। कहा कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है नहीं बनेगा। तो वास्तविक जब प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। तो समतल में, अवतल दर्पण में, समतल तथा अवतल दर्पण, या सभी दर्पण में। तो देखिए इसमें क्या है कि फिर से इसको जो है क्वेश्चन को देखिए कि किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब
नहीं बन सकता है। तो वास्तविक नहीं बनेगा तो कैसा बनेगा, ये जो है काल्पनिक जो है प्रतिबिंब बनेगा। काल्पनिक किस में बनेगा, अवतल। अवतल में देखिए दोनों बनता है, वास्तविक भी और काल्पनिक भी, इसलिए जो है अवतल कैंसिल, यहाँ अवतल कैंसिल तो यहाँ भी सी भी कैंसिल। इस तरह जो है ऑप्शन जो है ए सही होगा। इसमें क्या होता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में। अब हम लोग जो है 38 देखते हैं। इसमें करा कि अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद, ध्यान दीजिएगा ये किरण आरेख के बनावट का नियम है कि जब प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो फोकस से गुजरती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अवतल दर्पण से फोकस से चलती है। और दूसरा नियम हम ये भी बताएं हम लोग को, जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर आती है दर्पण तक और परावर्तन के बाद तब वो क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है, प्रधान अक्ष के समांतर होती है। इसलिए ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। जब फोकस से होकर आएगा तो प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगा, और जब प्रधान अक्ष के समांतर आएगा तो फोकस से होकर गुजरेगा। प्रधान अक्ष के लंबवत ये भी गलत, ध्रुव से गुजरती है ये भी गलत, वक्र केंद्र से गुजरती है ये भी गलत, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर इसका जो है सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 39। इसमें क्या करा है, क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं। तो देखिए समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और आप लोग को परिभाषा लिखाए हैं कि काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, इसलिए ऑप्शन ए में जो करा हाँ ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में नहीं, सी में कहा है कि निश्चित तौर पर कहना कठिन है, और जो है डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि जो है हम लोग ये इसको आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। अब आइए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। 40 में क्या है, प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो वह उसका परावर्तन कोण होगा। अब हम लोग को क्या करना है कि परावर्तन कोण जो है निकालना है। अब यहाँ देखिए 40 नंबर के लिए थोड़ा सा हम जो है फिगर बनाते हैं। ये जो है कोई जो है समतल दर्पण है, समतल दर्पण है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये प्रकाश का किरण समतल दर्पण के साथ, देखिए प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हैं तो समतल दर्पण के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो 60 डिग्री का कोण बनाते हुए आया, टकराती है तो उसका परावर्तन कोण चाहिए। अब देखिए 60 डिग्री का कोण बनाते हुए ये आया, ये क्या होगा, ये जो है परावर्तित हो जाएगा। परावर्तित तो हो गया। अब यहाँ पे क्या हम लोग जो करते हैं, अभिलंब एक डालते हैं, नॉर्मल डाल देते हैं, एन हो गया नॉर्मल। अब जो है आपतित किरण तो ये हो गया, ये हो गया आपतित किरण, आपतित किरण, और ये हो गया आपका जो है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये आपतित किरण समतल दर्पण के साथ 60 डिग्री कोण बनाया, हमको चाहिए परावर्तन कोण का मान। अच्छा, परावर्तन कोण का मान निकालने से पहले यदि हम लोग आपतन कोण का मान निकाल लेते हैं तो परावर्तन कोण का मान जो है स्वतः आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप लोग क्या जानते हैं कि ये है अभिलंब। अभिलंब का मतलब हुआ ये कि ये पूरा कोण कितना हो जाएगा कि 90 डिग्री हो जाएगा, यानी ये 60 डिग्री का कोण प्लस ये कोण आई बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अभिलंब है। अभिलंब का मतलब हो गया कि ये समकोण, समकोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अब यहाँ से यदि हम लोग कोण आई निकालेंगे तो 90 डिग्री, ये 60 जो है दाईं ओर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 60 डिग्री, यानी कोण आई बराबर कितना हो गया कि 30 डिग्री हो गया। तो जब आपतन कोण 30 डिग्री तो परावर्तन कोण कितना, वो भी हो जाएगा 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि जो है आपतन कोण बराबर किसका, परावर्तन कोण का। इस तरह जो है 30 डिग्री क्या होगा, इसका आंसर होगा। अब आइए हम लोग जो देखते हैं कि ऑप्शन ए में है 60 डिग्री, बी में है 30 डिग्री, सी में 45 डिग्री और डी में है 90 डिग्री। तो इसका जो है 40 का ऑप्शन जो है बी सही होगा, 30 डिग्री। कैसे जो है बनाए वो भी आप लोग को जो हम जो है दिखा दिए। अब आइए अगला जो है प्रश्न हम लोग जो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये आपका जो है 41 है। इसमें क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है। अब यहाँ पे देखिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है।
तो निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या है 32 सेंटीमीटर है। तो जब वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर तो फोकस दूरी क्या होगा वक्रता त्रिज्या का आधी। तो 32 का हम लोग क्या करेंगे आधा करेंगे तो ये 16 होगा। लेकिन बात यहाँ पे अब यह प्रश्न उठ रहा है कि +16 होगा कि जो है -16 होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे दर्पण देखेंगे। तो ये दर्पण कौन है, दर्पण है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का जो है फोकस दूरी जो होता है वो जो है पॉजिटिव होता है, इसलिए जो है ये क्या होगा +16 इसका जो है आंसर होगा। आइए हम लोग जो देखते हैं +16, 41 का क्या होगा कि +16 यही है, यही इसका क्या हो जाएगा कि आंसर हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड 2018 एनुअल में जो है पूछा गया है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर जो है 42 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। ये फिर ये क्या है कि उत्तल दर्पण है तो इसकी जो है वक्रता त्रिज्या होगी। तो वक्रता त्रिज्या जो होता है आप लोग को बताए थे कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगुनी होता है, या फिर जो है फोकस दूरी क्या होता है वक्रता त्रिज्या का आधी होता है। तो यहाँ पे फोकस दूरी दिया है कितना 20, हमको मांगा क्या है वक्रता त्रिज्या मांगा है। तो वक्रता त्रिज्या करता है फोकस दूरी का दुगुनी। तो 2 से गुना कर देंगे, 2 गुना 20, तो 20 दूनी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा ये जो है 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए में 10 है, बी में 15 है, सी में जो है 20 है, डी में 40। इस तरह जो है ये जो है डी ऑप्शन इसका जो है सही हो जाएगा। इस तरह हम लोग जो है आज जो है 42 जो है MCQ क्वेश्चन जो है देखे। आप लोगों को यह वीडियो जो है कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। यदि ये वीडियो आप लोगों को जो है ठीक लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे ताकि इस तरह का आगे भी हम वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।